हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने अबाउट द सॉल्वेबिलिटी पढ़ा। अब आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि वह कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्वेबिलिटी में इफेक्ट डालते हैं, कौन कौन से फैक्टर के ऊपर सॉल्वेबिलिटी डिपेंड करती है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्वेबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। किसी भी लिक्विड में जब हम लोग किसी भी सॉलिड को डिजोल्व करते हैं तो वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो देखिए, जो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, जो पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ solute and solvent। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा नेचर है टेम्परेचर। तीसरा है प्रेशर। तो ये तीन फैक्टर पे सॉल्वेबिलिटी डिपेंड करेगी किसी भी सॉलिड की लिक्विड के अंदर। अब देखिए, अगर हम लोग डिस्कस करें अपने पहले फैक्टर के बारे में, तो पहला फैक्टर देखिएगा क्या होगा। अगर हमारे पास ये कोई एक लिक्विड है, मान लीजिए H2O है, और इसमें हम लोग कोई सॉल्यूट AB डिजोल्व कर रहे हैं। ओके, अब मान लीजिए AB के हमने 10 ग्राम इसमें डिजोल्व किए और वो आसानी से घुल गया। अब देखिए, अगर हम लोग AB की जगह अब कोई दूसरा कंपोनेंट ले ले, कोई दूसरा सॉल्यूट ले ले। अब मान लीजिए हमने यहां पर, अब जब ये AB को हमने यहाँ पे डिजोल्व किया, AB तो 10 ग्राम इसमें डिजोल्व हो गया। लेकिन अगर हम लोगों ने यहाँ पे कोई दूसरा कंपोनेंट ले लिया, मान लीजिए BC कंपोनेंट ले लिया, अगर इस कंपोनेंट के लिए लिया, तब जरूरी नहीं है कि ये BC कंपोनेंट भी 10 ग्राम ही डिजोल्व हो। समझिएगा, जैसे मैं बात करूं, यहां पे मैंने NaCl ले लिया और यहां पे मैंने NaOH ले लिया। अगर NaCl के 10 ग्राम इस सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि NaOH के भी 10 ग्राम इसमें डिजोल्व हो जाएं। डिपेंड करेगा कि इनका नेचर क्या है। जैसे आप लोग एक एग्जांपल देखिए, आपने खाना बनाया और बड़े लोग 5 लोग उस खाने को खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको छोटे छोटे बच्चों को वो खाना खिलाना पड़ा, तब तो वो खाना 10 बच्चे खा सकते हैं ना। तो डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि क्या नेचर है आपके पास, क्या नेचर है। बड़े बच्चे और छोटे बच्चे डिफरेंट है, तो डिफरेंट अमाउंट का वो लोग खाना खाएंगे। उसी प्रकार से ये सॉल्वेबिलिटी भी डिपेंड करती है नेचर पे। अगर NaCl के 10 ग्राम इसमें डिजोल्व हो जाते हैं तो जरूरी नहीं है NaOH के भी 10 ग्राम ही इसमें डिजोल्व होंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो थंब रूल हम लोग यूज करते हैं नेचर में, लाइक डिजोल्व लाइक। तो देखिएगा, इसका जो थंब रूल है वो क्या है, लाइक डिजोल्व लाइक। लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब क्या है कि जो जैसा है वह उसी तरह के सॉल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व करेगा। मतलब कहने का, पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्यूट को ज्यादा डिजोल्व करेगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्यूट को ज्यादा डिजोल्व करेगा। तो देखिएगा, लिख लेते हैं इसको भी, पोलर सॉल्यूट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे हम लोग बात करें NaCl की, NaCl वाटर में अच्छे से डिजोल्व हो जाता है। क्यों? NaCl आपका जो होता है, NaCl पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये क्या होता है, पोलर होता है। और हमारा जो वाटर होता है, वाटर का मॉलिक्यूल भी क्या होता है, पोलर होता है। ये H और ये H। अच्छा, ये पोलैरिटी को हम लोग एक एरो और ऐसे क्रॉस से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पार्शली पॉजिटिव और ये क्या होता है, पार्शली नेगेटिव। तो यहाँ पे ये भी क्या है, पोलर है, और ये भी क्या है, पोलर है। इस प्रकार से ये अच्छे से आपस में डिजोल्व हो जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें NaCl की, शुगर की, वो रेडिली डिजोल्व हो जाते हैं किसमें, वाटर में। लेकिन अगर हम लोग बात करें एंथ्रासीन की, तो एंथ्रासीन आसानी से वाटर में डिजोल्व नहीं होती। एंथ्रासीन बेंजीन में डिजोल्व होगी।
क्यों? क्योंकि एंथ्रासीन नॉन पोलर है और बेंजीन भी क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि नेचर क्या है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, उसके आधार पे हम लोग बता सकते हैं कि वो घुलेगा या नहीं। तो पहला फैक्टर जो हमारा डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अगर हमारा सॉल्वेंट चेंज हो गया तब भी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी, सॉल्यूट चेंज हो गया तब भी सॉल्युबिलिटी आपकी चेंज हो जाएगी। आप लोग एक थंब रूल याद रखिएगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब कहने का कि नेचर का मिलना आपस में बहुत जरूरी है। आप लोग अगर दोस्ती भी करते हो, देखते होगे, अगर नेचर आपका मैच खाता है तो पक्की दोस्ती हो जाएगी, नेचर मैच नहीं खाता तो नॉर्मल दोस्ती रहेगी। आप लोग देखोगे कि जो शराबी हैं, शराबियों की जो दोस्ती होती है उनका ग्रुप ऑटोमेटिक बन जाता है, जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं उनका ग्रुप ऑटोमेटिक बन जाएगा, जो क्रिकेटर हैं उनके ग्रुप की बात करें तो उनके ग्रुप में सब क्रिकेट खेलने वाले ही आपस में दोस्त रहेंगे। तो कोई भी ग्रुप बनता है, कोई भी अगर सॉल्यूशन बनता है तो उसमें डिपेंड करता है कि आपस में नेचर कैसा है। अगर सेम नेचर के हैं तो आसानी से घुल जाएंगे, डिफरेंट नेचर हैं तो आसानी से नहीं घुलेंगे। तो ये आपका पहला फैक्टर हुआ। अब हम लोग अगर बात करें अपने दूसरे फैक्टर के बारे में, कॉपी कीजिए इसे, फिर दूसरे फैक्टर के बारे में बात करते हैं। जो अगला फैक्टर है वो है टेम्परेचर। अगला फैक्टर हमारा टेम्परेचर है। टेम्परेचर के ऊपर भी हमारा जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड किया करती है। देखिए जैसे हम लोग बात करें, हमने मान लीजिए 100 ग्राम H2O लिया और इस 100 ग्राम H2O में हम लोगों ने 10 ग्राम मान लीजिए कोई भी सॉल्यूट मिला दिया, AB सॉल्यूट मिला दिया। अब ये 10 ग्राम जब हमने इसमें AB को मिलाया तो वो आसानी से डिजॉल्व होके क्या बना लिया? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया। लेकिन अगर हम लोगों ने इसके 10 ग्राम और मिला दिए, 10 ग्राम AB के और मिला दिए, तब उस कंडीशन में क्या होगा? ये जो एक्स्ट्रा 10 ग्राम है ये यहां पर इस जगह में क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब अगर हमको ये जो यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो गया है एक्स्ट्रा 10 ग्राम, इसको अगर हमको इसमें डिजॉल्व करना है तो क्या करें? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सोचेंगे या आप लोग कहेंगे कि सर इसको आप टेम्परेचर दे दीजिए, इसको आप गर्म कर दीजिए, जो नॉर्मली आप लोग देखते हैं। इसको अगर हम लोग बर्नर लगा के गर्म कर दें तब ये जो 10 ग्राम प्रेसिपिटेट हो गया ये भी घुल जाएगा। बट हमेशा ये सही नहीं हो सकता है। हो सकता है कि हम लोग इसको गर्म करें और ये सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाए, लेकिन हर कंडीशन में ऐसा कभी नहीं होगा कि आप लोग टेम्परेचर दे रहे हो तब वो सॉल्यूट डिजॉल्व ही हो जाए। ये भी हो सकता है कि इसमें जो 10 ग्राम पहले घुला था वो भी कम हो जाए, वो भी क्रिस्टलाइज हो जाए टेम्परेचर देने पे, और सॉल्युबिलिटी इसकी घट जाए। आप लोग सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए इसको टेम्परेचर दिए, क्या पता आपने टेम्परेचर दिया इसकी सॉल्युबिलिटी और कम हो जाए। तो दोनों केस डिपेंड कर सकते हैं, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। तो समझते हैं कि कब ऐसी कंडीशन होगी, किस समय हमको टेम्परेचर देना है, किस समय हमको टेम्परेचर नहीं देना है। तो उसके लिए आप लोग सबसे पहले समझिए कि जब भी किसी सॉलिड को सॉल्वेंट के अंदर घोलते हैं तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो देखिए जो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो बेटा डिपेंड करती है लैटिस इंथैल्पी पे। किस पे डिपेंड करेगी? लैटिस इंथैल्पी प्लस इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब ये लैटिस इंथैल्पी और इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है? लैटिस इंथैल्पी में क्या होता है? अगर आप लोगों ने कोई सॉलिड को डिजॉल्व किया तो वो सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में रहेगा। तो उन क्रिस्टल्स को ब्रेक करने के लिए जिस एनर्जी की हमको जरूरत पड़ती है उस एनर्जी को हम लोग लैटिस इंथैल्पी कहते हैं। और उन क्रिस्टल्स के ब्रेक होने के बाद जो आयंस हमको मिलेंगे, उन आयंस को जो वाटर के मॉलिक्यूल रहेंगे वो चारों तरफ से घेर लेंगे। जब वो वाटर के मॉलिक्यूल उनको चारों तरफ से घेरेंगे तब एक एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। जैसे हम लोग बात करें,
अपना पहला केस हम लोग लेते हैं, मान लीजिए केस वन की अगर हम लोग बात करें तो केस वन में हमने मान लीजिए लिया, हम लोगों ने वाटर को लिया, और वाटर को लिया और इसके अंदर हम लोगों ने CaCO3 को डिजॉल्व किया। अब जब भी CaCO3 डिजॉल्व होता है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब हम लोग पानी में चूने को डिजॉल्व करते हैं तो वो सॉल्यूशन गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है और वो उबलने लगता है। आप लोग जरूर इस प्रोसेस को देखे होंगे। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि हमारा जो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन रहती है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव रहती है। नेगेटिव क्यों रहती है? क्योंकि सॉल्यूशन से हीट बाहर निकल रही है। जब भी किसी सॉल्यूशन से हीट बाहर निकलती है तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाता है? वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज नेगेटिव रहता है। तो देखते हैं कि CaCO3 को जब हम लोगों ने H2O के अंदर डिसॉल्व किया तब ये प्रोसेस कैसे हुआ। मान लीजिए जब हम लोगों ने इसको डिसॉल्व किया तो सबसे पहले तो इसके जो क्रिस्टल्स होंगे CaCO3 की, उनको तोड़ने के लिए हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पहले ये क्या करेगा? एनर्जी को क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद जब ये क्रिस्टल के फॉर्म में टूट जाएगा, अब देखिए CaCO3 था, इसको हम लोगों ने ब्रेक किया तो ये टूट गया। ब्रेक हुआ किसमें? Ca+2 और CO3 2- में। अब देखिए जैसे ही ये ब्रेक हुआ और इस जगह पे ये आयंस के फॉर्म में आया, इसके अंदर अब Ca2+ और CO3 के आयंस आ गए। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे ना, वाटर के मॉलिक्यूल इसको क्या कर लेंगे? चारों तरफ से घेरेंगे। वाटर के मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से क्या करेंगे? घेरेंगे। आपको पता है ऑक्सीजन क्या होता है? पार्शियली निगेटिव होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं, वो क्या होते हैं? पार्शियली पॉजिटिव होते हैं। तो चारों तरफ से इसको वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेंगे। इस तरह इसको भी चारों तरफ से क्या करेंगे? वाटर के मॉलिक्यूल घेरेंगे। ये हाइड्रोजन इस प्रकार से, इस प्रकार से चारों तरफ से इसको भी वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेंगे। और जब वाटर के मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से घेरेंगे तब एक एनर्जी रिलीज होती है। हाइड्रेशन के प्रोसेस में ऑलवेज एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तब यहां पर एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। अब देखिए, अब समझिएगा, अगर इसके क्रिस्टल्स को ब्रेक करने के लिए हमको 10 जूल की एनर्जी लगी, इसके क्रिस्टल को हम लोगों ने ब्रेक किया तो क्या हुआ? 10 जूल की एनर्जी लगी। और जब ये क्रिस्टल आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो गए तब इसमें जो एनर्जी निकली वो एनर्जी कितनी निकली? मान लीजिए 40 जूल की एनर्जी आउट हो गई, रिलीज हो गई। तो आप लोग देखिए फिर भी सॉल्यूशन से रिजल्टेंट एनर्जी क्या बाहर निकली? देखिएगा इतनी तो ये गेन कर रहा है और 40 क्या कर रहा है? ये रिलीज कर रहा है। तो 40 जूल क्या हो गई? निकली। और 10 जूल इसने क्या किया? एब्जॉर्ब किया। तब देखिए फिर भी 30 जूल एनर्जी तो सॉल्यूशन से निकल ही रही है। 10 जूल ये क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए लगा रहा है। 40 जूल एनर्जी जब हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है तब रिलीज होती है। तो 10 जूल यहां पर इस्तेमाल हो गई, फिर भी 30 जूल तो बची ना। तो जब भी CaCO3 को हम लोगों ने वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये 30 जूल एनर्जी बाहर निकली। अब ये 30 जूल एनर्जी बाहर निकली तो कहां से निकली? सॉल्यूशन से ही तो बाहर निकली। तो जब सॉल्यूशन से ये एनर्जी बाहर निकली, मतलब कहने का कि वाटर में जब CaCO3 को हम लोग घोलते हैं तो वो ऑलरेडी हीट को क्या करता है बेटा? बाहर निकालता है। जब वो ऑलरेडी हीट को बाहर निकालता है और उसको आप लोग और टेम्परेचर दे दोगे और हीट दे दोगे तब ये जो सॉल्युबिलिटी का रेट है वो और क्या हो जाएगा?
घट जाएगा। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाएगा, सॉल्यूशन, और साथ में क्या निकलेगी बेटा, हीट बाहर निकलेगी। अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में ऑलवेज जो डेल्टा एंथैल्पी होती है, चेंज इन एंथैल्पी, वो क्या होगी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि पहले तो इसकी जो एनर्जी थी वो ज्यादा थी, अब इसके अंदर से एनर्जी को हम लोगों ने क्या कर दिया, निकाल दिया, तो फाइनल एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो अगर हम लोग इसको चेंज इन एंथैल्पी निकालेंगे तो फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी, तो हम लोग का क्या आएगी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तब इस कंडीशन में जो डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। और डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन अगर नेगेटिव आ रहा है तो इस कंडीशन में ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर हो रहा है, अगर किसी भी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं और प्रोसेस हमारा एक्सोथर्मिक है, तब टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो आप लोग लिख सकते हो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसको याद कर लीजिए, फिर से एक बार समझिएगा कि हमारा जब भी कोई सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तब दो प्रोसेस होते हैं, पहला तो लैटिस एंथैल्पी और दूसरा हाइड्रेशन। लैटिस एंथैल्पी में क्या होता है, क्रिस्टल को ब्रेक किया जाता है और एनर्जी दी जाती है, लेकिन हाइड्रेशन में क्या होता है, हाइड्रेशन के प्रोसेस में हमेशा एनर्जी बाहर निकलती है। तो अगर लैटिस एंथैल्पी, अब क्योंकि CaCO3 के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, बहुत सॉफ्ट होता है CaCO3, तो इसकी लैटिस एंथैल्पी कम होगी, लेकिन इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ओवरऑल देखेंगे तो जब भी CaCO3 को हम लोग सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तब क्या करेगी, हीट बाहर निकलेगी। हीट बाहर निकलेगी तो प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव होगा। तब जब ये ऑलरेडी हीट को रिमूव कर रहा है, तब अगर हम लोगों ने इसको और हीट दे दी और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आप लोग देखिए कि किसी भी चीज को अगर हम लोग ठंडा करते हैं तो ठंडा कब होगा, जब आउटसाइड का एटमॉस्फेयर क्या होगा, ठंडा होगा, तो हीट क्या होगी, निकल के आउटसाइड में जाएगी। लेकिन अगर ये ऑलरेडी अंदर ही गर्म हो जाएगा तो हीट निकल ही नहीं पाएगी, और हीट निकल नहीं पाएगी तो उस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो ये पहला केस है, कॉपी कीजिए, फिर अगला केस डिस्कस करते हैं। अब देखिए बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में अब हमने ले लिया, हमारे पास ये सॉल्वेंट है H2, और इस सॉल्वेंट में हम लोग डिसॉल्व करते हैं KNO3। अब KNO3 के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब देखिए, अब जैसे KNO3 को हमने डिसॉल्व किया तो ये भी क्या होगा, पहले ब्रेक होगा, तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, हमको देनी पड़ेगी। एनर्जी को क्या करेगा, ये एनर्जी यहां पे एब्जॉर्ब करेगा। अब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फर्दर, ये मान लीजिए क्या, KNO3, ये ब्रेक होगा K प्लस और NO3 माइनस में, K प्लस NO3 माइनस ब्रेक हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इसको पानी के मॉलिक्यूल क्या किए, घेर लिए। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी बाहर निकलेगी, ये क्या होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब देखिए, अब सिंस इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, तो इसके क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए हमको कितने जूल की एनर्जी खर्च करनी पड़ी, 40 जूल की। और हाइड्रेशन में एनर्जी रिलीज कितने हुई, मान लीजिए सिर्फ 10 जूल एनर्जी रिलीज हुई। तो आप लोग ओवरऑल देखेंगे तो 40 जूल हमने इसको दिया और सिर्फ हमको कितना मिला, 10 जूल मिला ना। तो जब 10 जूल मिला तो फिर भी एक्स्ट्रा में इसने कितनी हीट एब्जॉर्ब कर ली, एक्स्ट्रा में इसने 30 जूल हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। क्या किया, एब्जॉर्ब किया। तो मतलब कहने का, अगर KNO3 को हम लोग पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि सॉल्यूट
प्लस सॉल्वेंट। अब अगर इन दोनों को हमको आपस में डिसॉल्व करके क्या बनाने का है, सॉल्यूशन बनाना है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा, इसको हीट देनी पड़ेगी। आप लोग देख सकते हैं, अभी एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया। तो ये अगर घुलने के लिए हीट लेता है तब कौन सा प्रोसेस होगा, तब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा ना। कैसा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो इंथैल्पी इसकी कितनी होगी, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इसका पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि पहले इसके पास जो एनर्जी थी अब हमने ऊपर से इसको एक्स्ट्रा दे दी, तो फाइनल क्या हो गई, ज्यादा हो गई, इनिशियल क्या हो गई, कम हो गई। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या आएगा, आगे पॉजिटिव आएगा। तो यहां पे डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। यहां पे डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर हम लोगों ने इस प्रकार के, जब इस प्रकार का हमारा एंडोथर्मिक, जब एंडोथर्मिक हमारे प्रोसेस हो, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर को देने पर या टेम्परेचर को बढ़ाने पर, हीट को देने पर हमारी जो सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो इसको भी आप लोग यहां पे लिख सकते हैं, इन एंडोथर्मिक क्या होगा, टेम्परेचर को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज करेगी। तो ये केस 1 था आपका, ये क्या था, दिस इज केस 2। तो हम लोग अब कह सकते हैं कि अगर किसी भी सॉलिड को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना है तो टेम्परेचर को बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घट भी सकती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है। हमेशा ये नहीं होगा कि आप लोग टेम्परेचर बढ़ा दीजिए तो आपका सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए। डिपेंड करेगा कि प्रोसेस क्या हो रहा है जब हम लोग किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। अगर आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तब क्या होगा, तब अगर आप लोग हीट देते हैं तो सॉल्युबिलिटी कभी बढ़ेगी नहीं और ऊपर से घट जाएगी। लेकिन अगर प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक है, आप जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतनी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। ओके, कॉपी कीजिए। तो देखिए केस 3 की हम लोग बात करें तो कुछ कंपाउंड जो कई मॉर्फोलॉजी रखते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं केमिस्ट्री में जो कई मॉर्फोलॉजी रखते हैं। आप लोग सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप की मॉर्फोलॉजी, मोनोक्लिनिक, टेट्रागोनल, इस टाइप की। तो आप लोग देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल कई टाइप की मॉर्फोलॉजी रखेंगे उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है उनकी सॉल्युबिलिटी में, यदि आप लोग टेम्परेचर घटाएं या टेम्परेचर को बढ़ाएं। जैसे हम लोग बात करें NH4NO3 की, हम लोग बात करते हैं NH4NO3। तो ये NH4NO3 में क्या रहेगा, इसकी जो सॉल्युबिलिटी रहेगी वो फिक्स रहेगी। हम लोग अगर इसको डिसॉल्व करते हैं NH4NO3 को, तब टेम्परेचर को आप या तो घटाओ या टेम्परेचर को आप लोग बढ़ाओ, तब सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी आपकी, सॉल्युबिलिटी आपकी फिक्स रहेगी। होता क्या है, जब आप लोग टेम्परेचर को घटाते या बढ़ाते हो तो ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है। ये NH4NO3 अल्फा फॉर्म में था, इट कन्वर्ट टू बीटा फॉर्म, इट कन्वर्ट टू गामा फॉर्म। मतलब ये कई फॉर्म में अपना जो क्रिस्टल है उसको चेंज करता रहता है, क्रिस्टल की फॉर्म चेंज करते रहता है। तो कह सकते हैं कि जो कई मॉर्फोलॉजी रखते हैं, मतलब वह कंपाउंड जो पॉलीमॉर्फस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, पॉलीमॉर्फस। वह कंपाउंड जो पॉलीमॉर्फस होते हैं उनमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब एक लास्ट केस और हम लोग का है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, केस 4। केस 4 में क्या होता है, कुछ सॉल्यूट हमारे पास ऐसे होते हैं कि कुछ समय तक तो टेम्परेचर के बढ़ाने पे उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन कुछ एक फिक्स, एक लिमिटिंग टेम्परेचर के बाद, एक फिक्स टेम्परेचर के बाद उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होने लगती, घटने लगती है। और उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे हम लोग बात करें Na2SO4 × 10H2O,
Na2SO4 डॉट 10H2O की बात करें, तब हम लोग देखिएगा इसके टेम्परेचर को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे अप टू 32.8 लिख सकते हैं, 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसके टेम्परेचर को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और ये 32.8 डिग्री टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Na2SO4 में। अब इसके आगे जब हम लोग, अब यहां तक तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो रही है, इसकी इंक्रीज हो रही है। लेकिन इसके बाद अगर हम लोगों ने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो इरेगुलरिटी शो करते हैं। चलिए अब इसको कॉपी कीजिए, अब हम लोग ग्राफ देखते हैं इनका किस प्रकार का बनता है। ग्राफ की तो ये मान लीजिए टेम्परेचर है और ये आपका सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी के बीच में ग्राफ बनाए तो आप लोग देखेंगे कि कुछ तो हमको इस प्रकार से अब मिलेगा, टेम्परेचर बढ़ा जाएगी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, कुछ इस प्रकार का कर्व भी रखेगा, और कुछ ऐसे होंगे जो आपके टेम्परेचर के बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी को क्या करेंगे, घटाते जाएंगे। तो ये किस प्रकार के आपके सॉल्यूशन होंगे, किस प्रकार की प्रोसेस होगी, ये प्रोसेस आपकी क्या होगी, एंडोथर्मिक। कैसी प्रोसेस होगी आपकी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। एनसीईआरटी में आप लोग टेबल इसकी देख सकते हैं। और ये क्या होगा, ये आपका एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक में क्या करेंगे, एक्सोथर्मिक में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज। यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। ओके, अब इसका भी एक कर्व देखते हैं। आप लोग देखिए, इसका भी एक कर्व बना के देखते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास ये टेम्परेचर, ये सॉल्युबिलिटी, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो इसके कर्व की अगर हम लोग बात करें तो इसके कर्व में ये यहां तक तो टेम्परेचर क्या होगा, यहां तक टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। कब, जब तक इसके पास Na2SO4.10H2O, जैसे इसके 10H2O क्रिस्टल क्या हो जाएंगे, वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे, तब इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। Na2SO4 ये टेम्परेचर क्या होगा, 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ओके, तो ये हुआ आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी। अब अगला जो फैक्टर है, अगला फैक्टर है हमारा प्रेशर। तो प्रेशर की बात हम लोग अगर करें तो प्रेशर किसी भी सॉलिड को लिक्विड में जब हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, एक बात आप लोग याद रखिएगा दिमाग में, क्योंकि जो प्रेशर होता है तो हम लोग जो हमारे पास सॉलिड या लिक्विड होते हैं ये बहुत ही कम कंप्रेसिबल होते हैं, इनको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रेशर का कोई भी इफेक्ट इसकी सॉल्युबिलिटी में नहीं पड़ता है। ओके।